नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बरसात की खबर के साथ। अभी हम दिल्ली में हैं, यहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है और पिछले 2 दिन से लगातार यहां पर बरसात हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम खबर देखते हैं गुरुग्राम की। दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ पर जो बरसात के चलते सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक जाम के चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई वाहन पानी में डूबते दिख रहे हैं। यहाँ बारिश की वजह से 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से यहां भी कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। जाम के चलते कई घंटों तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। पहाड़ों में भी इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक इसी तरह बरसात होने के आसार हैं। और ये तस्वीरें आप फिरोजाबाद की देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि गाड़ियाँ जो हैं, बरसात इतनी ज़्यादा हो गई है, पानी भर गया है और गाड़ियाँ जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं, पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। और भाई ये बढ़ते ही आगे कर्नाटक की बात करते हैं, जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर पेसीएम बम्बई 40% कमीशन का एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें बीजेपी की बम्बई सरकार पर हमला करने की कोशिश की थी। अब इसमें एक नया मोड़ आया है, जहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का एक वीडियो है जो वायरल होने लगा है। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। उधर कांग्रेस ने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। निहाल कितवई की रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखा दूं। इस पोस्टर ने कर्नाटक में हंगामा खड़ा कर दिया है। पे सीएम 40%। महानगर पालिका ने दीवारों को गंदा करने और बगैर इजाजत पोस्टर लगाने का मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दल बल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं को जमानत दिलवाने। कांग्रेस पार्टी has decided we MLAs ourselves। हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी कांग्रेस के एमएलए और मैं खुद भी इस पोस्टर को चिपकाएंगे। क्या कार्रवाई करनी है, जिसको करनी है वो कर ले। Every MLA will have to do it and we will do it। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 और वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए। एक उसी पे सीएम का पार्ट 2 है। ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। ಈಗ ಯುಪಿಐ ನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾಂಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ। तो दूसरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार पर है, भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ। ಸೋಲಾರ್ ಹಗರಣದ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಣ? ಕನಕಪುರ ಡಿಕೆಸಿ ಅಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ? इन दोनों वीडियो क्लिप्स पर किसी पार्टी ने दावा नहीं ठोका, बल्कि कांग्रेस नेताओं के कथित भ्रष्टाचार पर बनी इस ऑडियो वीडियो क्लिप से बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर खुद को दूर रखा। मुझे नहीं पता है ऐसे किसी भी ऑडियो वीडियो क्लिप के बारे में। 40% कमीशन आरोप बेबुनियाद है और ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। अगली टर्न। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेंगलुरु शहर में इस तरह के डिजिटल पोस्टर्स बुधवार को लगवाए गए।
मुख्यमंत्री बसवराज बोमई की तस्वीर और 40% कमीशन के आरोप के साथ। हालांकि नगर पालिका ने फौरन इन पोस्टर्स को हटवा दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सदन में भी दो हाथ करते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर भी डिजिटल पोस्टर्स और एनिमेटेड कार्टून्स के जरिए। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे कहीं दब गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार और गोविंद के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर पंजाब से, जहां पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर पंजाब के राज्यपाल और पंजाब सरकार आमने सामने आए हुए हैं। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने के अपने ही आदेश को वापस ले लिया, तो अगले ही दिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विशेष सत्र बुलाने का एक और कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया। लेकिन इस बार सत्र में पराली जलाए जाने और बिजली क्षेत्र पर भी चर्चा होगी। 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार ਨੂੰ विधान सभा ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ बिजली पराली वगैरह मुद्दे जिहड़े ने वो विचारे जाएंगे। राज्यपाल ने मंजूरी देने के बाद ये कहते हुए फैसला वापस लिया कि विश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस फैसले के खिलाफ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, हमारा मार्च सिर्फ शांतमयी मार्च है। हमें कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई वो हल्ला गुल्ला वो मचाने नहीं आए हैं। अगर लोगों के हितों की आवाज को कोई ऐसे बंद करके रखना चाहेगा तो वो हम नहीं होने देंगे। हमें विद इन वीक दोबारा से सेशन कॉल करेंगे। उस सेशन में सारी बातें दोबारा से फिर डिस्कस होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा भवन से राज्यपाल आवास तक शांति मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। इस बीच कैबिनेट ने मंगलवार को एक सत्र बुलाने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये सफाई नहीं दी है कि वो सरकार के पक्ष में फिर से विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है या नहीं। देखिए, जो बिजनेस कमेटी में सरकार उस पे जो आने वाले काम होंगे वो बिल्कुल उसमें रखेंगे। जो बिजनेस कमेटी में उस कमेटी में रखेंगे, उस कमेटी में जब कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कौन कौन सी चीज आने वाली है उसमें सब कुछ। पंजाब के विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर विशेष सत्र बुलाने की आड़ में ड्रामेबाजी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सदस्यों को मुख्यमंत्री आवास की ओर जुलूस निकालने से रोका गया, जबकि अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी को जमकर रताड़ा। मुद्दों दे ते सैशन सद नहीं रहे, कला केजरीवाल साहब का एक एजेंडा फॉरवर्ड करने ਲਈ तुसी इस पाया विधान सभा। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब के राज्यपाल से भिड़ी हुई है, क्योंकि अगला विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी चाहिए। और इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज सभी को चौंकाते हुए दिल्ली के एक मस्जिद पहुंचे। उसके बाद दिल्ली में ही एक मदरसे में गए और वहां पढ़ने वाले बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। किस तरह से उनका ये दौरा चर्चा में रहा, सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट में आपको दिखाया। देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद पहुंचे। मोहन भागवत ने मस्जिद में मौजूद मौलाना जमील इलियासी की कब्र पर फूल चढ़ाए। बैठक में भागवत के अलावा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उम्मेद इलियासी, उनके भाई शोएब इलियासी और संघ के 2 बड़े नेता रामलाल और इंद्रेश भी मौजूद थे। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। मोहन भागवत इसके बाद दिल्ली के आजाद मार्केट में एक मदरसे पहुंचे और यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ लगभग 1 घंटा बातचीत करते रहे। मोहन भागवत ने मदरसे के बच्चों से कुरान सुनी और फिर बच्चों से कहा कि वो मन लगाकर पढ़ें और आगे देश का नाम रोशन करें। स्टूडेंट से उन्होंने कुछ सवालात भी किए कि बताइए भारत के उत्तर में कौन सा
स्टेट है, दक्षिण में कौन सा है, तो स्टूडेंट्स ने बताया और भी चीज़ें उन्होंने सवालात किए और फिर उन्होंने नसीहत की कि एजुकेशन है तो आप देश की सेवा कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन अच्छा शहरी आपको बनाता है और अच्छी खिदमत करने का मौका देगा। इससे पहले 22 अगस्त को मोहन भागवत, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग समेत 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मिले थे। इस मुलाकात में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को यकीन दिलाया था कि संघ की तरफ से मुसलमानों में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो जिहादी कह दें, उन्हें जो पाकिस्तानी कह दें, तमाम ऐसे ओछी बातें मुसलमानों को कहते हो, उन लोगों को एक कड़ा संकेत दिया है और एक पाठ दिया है मोहन भागवत ने खुद एक मस्जिद में आके एक मज़ार में फूल चढ़ाकर। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में मंगेतर के सामने युवती से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। यहां 3 दबंग युवकों ने युवती और उसके मंगेतर को रोक लिया। दबंगों ने युवती को पकड़कर उसके साथ बदसलूकी की। इस दौरान पीड़िता आरोपियों से छोड़ने के लिए गुहार लगाती रही। वो कहती रही कि मेरे पिताजी से बात कर लो, मेरी सगाई हो चुकी है। मंगेतर भी दबंगों के पैर पकड़कर गुहार लगाता रहा। ये घटना बुधवार की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घूमो पहले घूमू चेहरा दिखावा। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे आजकल इतना खतरनाक क्यों हो गया है कि वहां पर रोजाना आए दिन भयंकर सड़क हादसे हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाईवे क्या मौत का हाईवे बन चुका है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इसी साल अब तक जो जानकारी मिल रही है कि इस हाईवे पर 262 के करीब हादसे हो चुके हैं, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे अजीब और खतरनाक जो हादसा हुआ है वो हुआ है सोमवार को इस आम गांव के फ्लाईओवर के पास। सोमवार को बताते हैं कि हुंडई की क्रेटा एक कार जो शाम को इस तरफ से मुंबई की तरफ से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, यहाँ पे गड्ढा सड़क पे बना हुआ था। भारी बारिश से पानी की वजह से गड्ढा दिखा नहीं, अचानक गड्ढे में गाड़ी घुस गई। उन्होंने ब्रेक लगाया, स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी उछल कर दूसरी तरफ चली गई और वहाँ सामने से आ रहे एक आयसर टेम्पो से टकरा गई। उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ की पालघर पुलिस की तलासरी पुलिस ने जो सड़क की मरम्मत का जिनके पास ठेका है आरके इंफ्रा को सूचित किया और कहा कि जल्द से जल्द ये गड्ढे भर दिए जाए, वरना और भी हादसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत गड्ढे नहीं भरे। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन दोपहर को दूसरी एक कार यहाँ से जो आ रही थी अर्टिगा, ठीक वैसे ही अचानक से सामने गड्ढा आया। उन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी उड़ी और उस तरफ चली गई और सामने से आके दूसरे जो आयसर टेम्पो से ठीक उसी से टकरा गई। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, यानी 6 लोगों की मौत एक ही स्पॉट पे और एक ही गड्ढे की वजह से। इसलिए पुलिस ने अब उस ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसको पूछताछ के लिए भी बुलाया है। उन कारों की क्या हाल हुई है, उसमें जो बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा और किस तरह से 6 लोगों की मौत हुई, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर नीचे वो हादसे में चकनाचूर हुई कार ये है जो अर्टिगा है और दूसरी सफ़ेद जो है वो हुंडई की क्रेटा है और वो जो है टेम्पो है और एक टेम्पो उस तरफ रखा हुआ है। कई ब्लैक स्पॉट इस हाईवे पर बताए जाते हैं। 62 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बहरहाल पुलिस ने अब सख्त कदम उठाते हुए मामला दर्ज किया है उस ठेकेदार के खिलाफ जिसकी जिम्मेदारी थी मनोर से लेकर वापी तक इस सड़क की मरम्मत की, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहा था, गड्ढों को ऐसे छोड़ रखा था, लिहाजा हादसा हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई। पालघर से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। और क्लाइमेट चेंज को लेकर एक परेशान करने वाली खबर मुंबई से कुछ दूर रायगढ़ जिले से
जहां पर तटीय क्षेत्र में जो अध्ययन किया गया उसके सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि 55 हेक्टेयर जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र वो समंदर में समा चुका है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुंबई से थोड़ी दूर रायगढ़ जिले के देवगढ़ के पास कोस्ट लाइन पर क्या क्लाइमेट चेंज का असर दिखा है? वानखेड़े स्टेडियम के आकार से लगभग 10 गुना बड़ा करीब 55 हेक्टेयर का ये तटीय क्षेत्र समंदर में समा चुका है। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये दावा पेश किया है। पुणे में गैर लाभकारी संस्था सृष्टि कंजर्वेशन फाउंडेशन ने 1.5 किलोमीटर लंबे सागरी तट क्षेत्र वाले बैंकॉट क्रीक के मुहाने के करीब ये अध्ययन किया। 1990 से 2022 के बीच मैंग्रोव, वेटलैंड, रेतीले तटों सहित तटीय क्षेत्र का लगभग 55 हेक्टेयर हिस्सा नष्ट हुआ है। ये एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा है कि काफी सारी जगह ऐसी है जहां पे समुद्र ने जमीन खा ली है। इसका ठोस उपाय हमें पॉलिसी के द्वारा ही करना पड़ेगा। आज जो हम कर रहे हैं वो जो खार बंदरा हो या सी वॉल्स हो या ग्रॉइंग्स जो भी हम बना रहे हैं वो बड़ा ही एडहॉक बेसिस पे है। उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे सिर्फ यह समस्या एक जगह से दूसरी जगह पे निकल जाएगी। तो इसके लिए यह जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा कोस्ट का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करके वल्नरेबल एरिया का रेटिंग करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिस्क कौन से एरिया में है। महाराष्ट्र की सिकुड़ती तटरेखा पर पर्यावरणविद चिंतित हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बढ़ते समंदर के स्तर के परिमाण स्वरूप तटीय कटाव और रेत खनन जैसे कुछ कारणों को इसकी वजह के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि ऐसे कटाव का व्यापक विश्लेषण जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।